नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सब्सक्राइब कहानी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं दिल्ली साउथ से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह कहानी साउथ दिल्ली के पल्लम विहार के रहने वाले रामकृष्ण स्वरूप के परिवार की है। एयरफोर्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनका नाम श्री कृष्ण स्वरूप है। हर दिन की तरह दफ्तर जाते हैं। शाम को जब दफ्तर से घर लौटते हैं, घर में उनकी बीवी और 27 साल का बेटा, यही दोनों रहते थे और साथ में श्री कृष्ण स्वरूप रहते थे। लास्ट गुरुवार को जब वे अपने घर पहुंचते हैं, शाम के 7 बजे के आसपास, जो पहली चीज़ उन्हें चौंकाती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आमतौर पर वह घर जाते हैं, बेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तब अंदर जाते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अजीबोगरीब सा लगा। साउथ दिल्ली में उनका घर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पालम विहार में। इसके बाद जब वह घर के अंदर दाखिल होते हैं, जैसे ही बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं और जब वहाँ का मंजर देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। जब वह सामने देखते हैं, वहाँ उनकी 55 साल की पत्नी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वहाँ से वह बदहवास अपने बेटे को पुकारते हुए दौड़ते हैं और देखते हैं दूसरी तरफ कमरे में उनके 27 साल के जवान बेटे की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। श्री कृष्ण स्वरूप बदहवास चीखने लगते हैं। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब पड़ोसी घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। एयरफोर्स में काम करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप की बीवी और बेटे दोनों का कत्ल हो चुका था। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। अब पड़ोस के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। मामला एयरफोर्स के एक कर्मचारी का है। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और दोनों लाशें उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती हैं और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। वहां के सीन को देखकर यही लग रहा था कि मामला लूटपाट का है। अब पुलिस भी यही सोचती है कि ये सब किसी लूटपाट करने वाले गिरोह का काम है। अब आस पड़ोस को खबर मिलती है, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदारों को खबर मिलती है, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन पुलिस की जांच जारी रहती है और अगले दिन दोनों माँ और बेटे दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। इस दौरान एक अजीब सी चीज ये थी, पुलिस नोट करती है कि श्री कृष्ण स्वरूप के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे चेक करने की सोचती है तो उसको जो डीवीआर था वह घर से गायब था। मतलब जो भी घर में आया था उसे पता था कि यहाँ कैमरे लगे हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वह उसका डीवीआर भी चुरा कर ले गया। पुलिस सोचती है कि जो आमतौर पर लुटेरे होते हैं या चोर होते हैं वो इतनी गहराई में नहीं जाते कि सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा कर ले जाएं। तो पुलिस को थोड़ा खटका हुआ कि मामला क्या है। पुलिस ने पूछताछ करते हुए कि ये एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, शायद इनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन राम स्वरूप तमाम चीजें याद करने के बाद भी ऐसा कोई नाम नहीं बताते और किसी से भी दुश्मनी होने से इनकार कर देते हैं जिसने यह काम किया हो। अब ये एक ब्लाइंड मर्डर केस है जिसका पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। जो तमाम रिश्तेदार हैं वह भी आते जाते रहते हैं घर पर। पुलिस भी लगातार आती जाती रहती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। पुलिस श्री कृष्ण स्वरूप, उनकी बीवी और उनके बेटे आपस में संबंध कैसे दिखते थे इसके बारे में भी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पुलिस को पता चलता है कि जो श्री कृष्ण स्वरूप का जो बेटा था 27 साल का, वो एक प्राइवेट कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। जब 2020 में कोरोना हुआ तब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, तो उनके बेटे की भी नौकरी चली गई। वह बेरोजगार हो गया और तो वह घर पर ही था, अपनी माँ के साथ रहता था। इसके अलावा उसका किसी से कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं था, दुश्मनी या कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस सारी जांच पड़ताल करती कि घर से कोई ऐसी कीमती चीज तो गायब नहीं है, कोई नकदी कैश तो गायब नहीं है। तो श्री कृष्ण स्वरूप बताते हैं कि बैंक वगैरह में ही कैश रहता है, घर पर तो कोई ऐसा कैश है नहीं और जो जेवर वगैरह है वो कोई चीज गायब नहीं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। पुलिस की टीम अब नए सिरे से जांच करने का सोचती है। घर के सीसीटीवी फुटेज तो नहीं थे। अब पुलिस मोहल्ले में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगे हो जहां से श्री कृष्ण स्वरूप के घर आते जाते किसी को देखा जा सके। किसी आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे का एंगल उनके घर की तरफ हो। पुलिस काफी मशक्कत करती है। 1-2 दिन निकल जाता है। बहुत से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस चेक करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। इसी दौरान एक घर से जो उसी गली के मोड़ से होकर गुजरता था, गली के मोड़ पर एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से एक 4 सेकंड का फुटेज पुलिस को मिलता है। एक शख्स चेहरे पर गमछा लगाए
हाथ में कुछ सामान लेकर जा रहा था। ये वीडियो फुटेज सिर्फ 4 सेकंड का था, लेकिन उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ में उसके कुछ सामान है। यहाँ पर पुलिस को कुछ डाउट हुआ कि हाथ में जो सामान है वह कुछ डीवीआर की तरह दिखाई दे रहा है। पुलिस को लगता है कि वह शख्स वही डीवीआर लेकर जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा है। अब 4 सेकंड का फुटेज दिखाई दे रहा है और पुलिस को शक है कि कहीं यही तो कातिल नहीं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब पुलिस सोचती है कि क्या किया जाए। अब पुलिस उस फुटेज के आधार पर तमाम पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है कि यहाँ कहीं आसपास का रहने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं, कोई जानता हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जिस फुटेज में वह शख्स पैदल चलकर आ रहा था, उसके चल के आने पर पुलिस को एक शक हुआ, अगर यही कातिल है, यह अपनी गाड़ी से नहीं आया और पैदल घर तक चलकर गया, तो यह दो चीजें पुलिस के सामने निकल कर आती है। या तो यह व्यक्ति आसपास रहता है, दूसरा इसने अपने किसी वाहन का यूज नहीं किया, वह व्यक्ति किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर ही अपने घर से यहाँ तक आया और यहाँ से अपने घर तक गया। पुलिस उसे फुटेज को सभी आस पड़ोस के लोगों को दिखाती है और पूछताछ करती है कि इस व्यक्ति को कोई जानता है क्या, इस हुलिये का आदमी कहीं आसपास रहता है क्या। जिस किसी ने से पूछताछ पूछती है सभी मना कर देते हैं। रिश्तेदारों को दिखाती है तो रिश्तेदार भी मना कर देते हैं कि हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। अब पुलिस दूसरा तरीका अपनाती है और वहां के सभी रिक्शा चालक, ऑटो चालक, कैब ड्राइवर से पता करना शुरू किया कि मंगलवार को इस हुलिये का कोई व्यक्ति यहाँ से बैठकर यहाँ तक आया हो। दर्जनों ऑटो वाले, रिक्शा वाले, कैब ड्राइवर से पूछताछ करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब ये सारी पूछताछ हो रही थी तो अचानक से एक बैटरी रिक्शा वाला सामने आता है और पुलिस को बताता है इस हुलिये में चेहरे पर गमछा डाले हुए एक शख्स उसके रिक्शे पर बैठा था। पुलिस को पहली कामयाबी मिलती दिखाई देती है। पुलिस रिक्शा वाले से पूछती है कि तुम्हें कैसे याद है, तो उसने कहा साहब दिन भर में बहुत से लोग आकर रिक्शे पर बैठते हैं, लेकिन उस शख्स को मैंने इसलिए याद रखा कि जब वह बैठा तो उसके हाथ और कपड़ों पर कुछ खून के छींटे, कुछ खून के निशान थे। और मैंने जब उससे पूछा कि आपको कोई चोट लगी है क्या, आपके हाथ पर खून के निशान है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने सीधा कहा कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। पालम विहार इलाके का मामला है। मैंने उसे मेट्रो स्टेशन तक ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस पूछती है कि तुमने उसका चेहरा देखा, तो रिक्शा वाला कहता है कि सर उसने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था। पुलिस सोचती है कि कोई फायदा नहीं हुआ, इतने दिन से की जा रही सारी मेहनत खराब गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उस रिक्शा वाले ने एक अजीब सी लाइन कही और उस लाइन ने पुलिस को कातिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। वह बताता है कि जहां से वह बैठा था और मेट्रो स्टेशन तक हमारे जो रिक्शे का किराया है वह 30 रुपए था। उसने मुझे एक 20 का नोट दिया और एक 10 का नोट दिया। इत्तेफाक से वह 10 का नोट फटा हुआ था जहां पर नोट का नंबर लिखा होता है। तो मैंने कहा 10 का नोट जो नहीं चलेगा, आप मुझे दूसरा नोट दे दीजिए। उसने कहा मेरे पास दूसरा 10 का नोट नहीं है और ना ही मेरे पास चेंज है। उसने कहा मैं भी ये 10 का नोट नहीं लूंगा, रिक्शा वाला बोला। तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने मुझसे पूछा अच्छा क्या तुम पेटीएम लेते हो। एक सवाल ने कहा आप मुझे पेटीएम कर दीजिए। रिक्शा वाले ने कहा कि आप मुझे पेटीएम कर दीजिए। रिक्शा वाले ने अपना नंबर बताया। उस शख्स ने रिक्शा वाले को 30 रुपए पेटीएम कर दिए और वहां से चला गया। जैसे ही यह बात रिक्शा वाले ने पुलिस को बताई, पुलिस की आंखों में चमक आ उठी। पुलिस ने तुरंत उस रिक्शा वाले से पूछा जिस नंबर से उसने 30 रुपए पेटीएम किए थे वह नंबर क्या है। तो पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालती है। पता चलता है कि यह नंबर अभिषेक नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उस नंबर के जरिए उस व्यक्ति का पता निकाला। हैरानी की बात यह थी कि अभिषेक और कोई नहीं निकला, श्री कृष्ण स्वरूप की अपनी बहन का बेटा निकला। पुलिस फौरन उस एड्रेस पर जाती है और अभिषेक को उठाकर थाने ले आती है और अभिषेक से पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक लगातार मना करता है। लेकिन पुलिस जब पहली बार अभिषेक को देखती है तो खुद पुलिस हैरान रह जाती है कि मंगलवार को जब कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद से लगातार अभिषेक श्री कृष्ण स्वरूप के घर पर था, क्योंकि उसके बुआ और उसके बुआ के बेटे की हत्या हुई थी। हर जगह अभिषेक श्री कृष्ण स्वरूप के साथ साथ था, चाहे अस्पताल हो या मोर्चरी हो, मोर्चरी से बॉडी लानी हो, शमशान जाना हो, अंतिम संस्कार कराना हो, हर जगह वह श्री कृष्ण स्वरूप के साथ साथ था। यहाँ तक जब पुलिस वाले बयान दर्ज कर रहे थे तब भी वह वहीं पर श्री कृष्ण के साथ
था, पुलिस की हर पूछताछ में सबसे आगे था और पुलिस वालों पर दबाव भी डाल रहा था कि मेरी बुआ और मेरे भाई के कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़ो, उनका पता लगाओ। वह हर चीज में कत्ल के बाद रामकृष्ण स्वरूप और पुलिस के साथ साथ था, यानी कातिल पुलिस की आंखों के सामने था लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला और वो लगातार चकमा देता रहा। लेकिन पेटीएम के जरिए उसका नंबर मिला और उस अभिषेक पेटीएम के जरिए उसका नंबर मिला, उस पर भेजे 30 रुपए के जरिए पुलिस अभिषेक तक पहुंची, अभिषेक को गिरफ्तार किया। इसके बाद जो 4 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज मिला उससे उसका मिलान कराया गया, जिस तरीके से वो चाल चल रहा था और सीसीटीवी फुटेज और अभिषेक की चाल का एंगल मैच कराया गया। उसके चलने का स्टाइल 4 सेकंड के वीडियो में कदमों की चाल का स्टाइल दोनों अभिषेक से मैच हो गई। फिर उसके कपड़े भी पता चल गए कि अभिषेक के ही कपड़े हैं, ये अभिषेक ही पहनता है। अभिषेक के सामने अब कोई चारा नहीं था, अभिषेक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है हाँ मैंने ही कत्ल किया है। यहाँ जो दोनों कत्ल किए थे, पुलिस को शुरुआत से ही लग रहा था कि यह कोई लूटपाट का मामला नहीं है। ऐसे बहुत से केस होते हैं जिसमें पुलिस को उलझाने के लिए कातिल सामान इधर उधर बिखेर देते हैं क्योंकि मामला लूटपाट का लगे। अभिषेक ने भी यही किया, तभी पुलिस को लगा कि यह मामला लूटपाट का नहीं रंजिश का है। अब अभिषेक पकड़ा जा चुका था और कातिल का खुलासा हो चुका था। अब पुलिस अभिषेक से वजह जानना चाहती थी कि उसने अपनी बुआ और उनके बेटे का कत्ल क्यों किया। अब अभिषेक ने अपना मुंह खोला और उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कुछ वक्त पहले उसकी बहन की शादी हुई थी, शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अभिषेक ने अपनी बुआ से, जिनका नाम बबीता था, जिनका कत्ल हुआ, 50,000 रुपये उधार लिए थे और कहा था कि मैं लौटा दूंगा। इसी बीच में कोरोना आ गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, अभिषेक भी बेरोजगार हो गया, अभिषेक की बीमारी हालत खराब हो गई थी। वह वादे के मुताबिक वक्त पर पैसे नहीं लौटा पाया। इस दौरान लगातार उसकी बुआ उसे पैसों के लिए टोकती थी। एक दिन मंगलवार को अभिषेक अपनी बुआ के घर गया, वहां उसने खाना भी खाया, वहीं बेड पर लेट गया। फिर उसने घर पर बैठकर बुआ के बेटे के साथ पिक्चर भी देखी, अपने भाई के साथ बातें की। इसी दौरान कुछ वक्त बीता तो उसकी बुआ ने उसे फिर से पैसों के लिए टोक दिया। अभिषेक को बहुत बुरा लगा, उसको लगा उसकी बुआ सब कुछ जानते हुए भी उसे जलील कर रही है। उसके पास पैसे नहीं है, वह पैसे आएंगे तो लौटा देगा, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बार बार पैसों के लिए ताना मार रही है, तो वो गुस्से में उठा, घर में रखे डंबल को उठाया और अपनी बुआ के सर पर लगातार मारना शुरू कर दिया। खून से लथपथ बुआ नीचे गिर पड़ी, लगभग उनकी जान चली गई थी। तो उसे लगा कि घर में ये सब कुछ हुआ है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और घर में एक दूसरा विटनेस भी है, बबीता का बेटा, यानी उसका कजन। अब अभिषेक डंबल उठाता है, दूसरे कमरे में जाता है और अपने कजन के सर के ऊपर बेइंतहा वार करता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वह घर के सारे सामान को बिखेरता है ताकि मामला लूटपाट का लगे और फिर वहां से मुंह पर गमछा डालकर बाहर निकलता है। बाहर जाने के बाद एक बैटरी रिक्शा पकड़ता है, मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, मेट्रो स्टेशन से अपने घर पहुंचता है। वह घर जाकर ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। इत्तेफाक से इस दौरान श्री कृष्ण जी अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी और बेटे की लाश देखते हैं। इससे तमाम पड़ोसी और रिश्तेदारों को खबर मिलती है। अभिषेक के घर पर भी ये खबर मिलती है। खबर मिलते ही ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो और अपने घर वालों के साथ शोक मनाता हुआ अपनी बुआ के घर पहुंचता है, उसी घर जहां उसने थोड़ी देर पहले 2 कत्ल किए थे। और वहां जाकर ऐसा दिखाता है कि वह कितना हैरान है और परेशान है और हर वक्त साथ साथ रहता है। हॉस्पिटल जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, शमशान जाता है, सब कुछ करता है, हर वक्त साथ साथ रहता है और पुलिस को भी जरा भी शक नहीं होता, जरा भी पता नहीं चलता। लेकिन आखिर में एक गलती करता है, रिक्शा वाले को 30 रुपए पेटीएम करता है। अगर वह रिक्शा वाले को 30 रुपए सही सही दे देता, 10 का नोट फटा हुआ ना होता, तो पुलिस को अभिषेक तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अभिषेक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस इस रिक्शा वाले तक भी पहुंच सकती है और अभिषेक ने 50,000 के लिए अपनी बुआ और उनके बेटे का कत्ल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली